हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको शिक्षण कौशल से संबंधित क्लास कराई जा रही हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा को किया है, जो भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ के अंतर्गत आती हैं। आज हम उसमें अगले पार्ट को जारी रखते हुए आज हम मध्यकालीन शिक्षा को लेंगे। और शिक्षण कौशल में यदि आप 10 में से 10 मार्क्स चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एस्टेट में यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज के पार्ट 3 मध्यकालीन शिक्षा को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ के अंतर्गत मध्यकालीन शिक्षा को समझते हैं। जब हम मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो वही बात है, इसकी हमें पहले अवधि काल जानना होगा कितना था इसका। जब हम मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो इसका जो काल या इसकी अवधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1200 से ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अब मध्यकालीन शिक्षा की हमने अवधि देखी कि 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है ये। और मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो ये भारत में पहली विदेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो अब जब हम आगे इसमें और बात करें तो हमें मध्यकालीन शिक्षा के कुछ अन्य नाम भी जानने होंगे। मध्यकालीन शिक्षा के अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो ये पूछ लेता है कि मध्यकालीन शिक्षा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको हम मुस्लिम शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा या नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जानते हैं। अब जब हम मध्यकालीन शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें मध्यकालीन शिक्षा के प्रणेता के बारे में जानना होगा कौन है। जब हम बात करें इसमें तो जो मध्यकालीन शिक्षा के प्रणेता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब को कहा जाता है। इनके दो शब्द बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, दान और निजात। दान निजात का अर्थ उन्होंने बताया था मुक्ति से। निजात का अर्थ बताया था उन्होंने मुक्ति से। तो इनके ये दो शब्द थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, दान और निजात। हम इसमें आगे की और बात करें तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनका कहना था कि किसी को धन का दान देने से बेहतर है ज्ञान का दान देना। इनके इस शब्द ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि ला दी इस मध्यकालीन शिक्षा में। और इनका एक कथन आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था कि शहीद के खून से कई गुना बेहतर है कलम की स्याही। शहीद के खून से कई गुना बेहतर है कलम की स्याही। इनका एक प्रसिद्ध कथन था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हम आगे की और बात करें तो बात कही जाए कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था मध्यकालीन शिक्षा में। तो मध्यकालीन शिक्षा की बात करें, इसमें जो प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार या प्रसार करना या लौकिक सुख की प्राप्ति, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब जब शिक्षा पर नियंत्रण की बात करें तो इसमें शिक्षा का नियंत्रण राज्यों में था। अब जब हम आगे और बात करें इसके बारे में तो जैसे हमने वैदिक शिक्षा में और बौद्ध शिक्षा में शिक्षा के स्तर जाने थे, जिसमें 2 बताए गए थे, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसी तरीके से इसमें भी स्तर 2 बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है प्रारंभिक शिक्षा, पहला आता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा आता है हमारा उच्च शिक्षा। हम पहले प्रारंभिक शिक्षा को जानते हैं। जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो हम प्रारंभिक शिक्षा में बात करते हैं इसमें तो प्रारंभिक शिक्षा में आते हैं पहले केंद्र बिंदु क्या थे इसके।
अब केंद्र बिंदु की बात करें तो केंद्र बिंदु इसके मकतब को कहा जाता था। केंद्र बिंदु इसमें मकतब को कहा जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मकतब का अर्थ क्या है। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका जो आशय निकाला जाता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। कुतुब शब्द का अर्थ है ये। अब आगे की और बात करें तो मकतब जो होते थे वो मस्जिदों से संलग्न या जुड़े हुए होते थे और वो छोटे छोटे कक्ष के रूप में होते थे। मकतब मस्जिदों से संलग्न जुड़े छोटे छोटे कक्ष कहे जाते थे। अब जब प्रारंभिक शिक्षा में और बात करें तो इसमें शिक्षा की शुरुआत को जानना होगा हमें। जब हम बात करें शिक्षा की शुरुआत, एग्जाम में प्रीवियस स्टेट में पूछा गया है कि इसकी शिक्षा की शुरुआत क्या होती है। शिक्षा की शुरुआत 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की अवस्था में इसमें बिस्मिल्लाह खानी रस्म कराई जाती थी। शिक्षा की शुरुआत आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन और बिस्मिल्लाह खानी रस्म कराई जाती थी इसमें। अब हम बात करें आगे तो बिस्मिल्लाह का हमें अर्थ जानना होगा। बिस्मिल्लाह का जो अर्थ होता है वो होता है अल्लाह के नाम के से शुरुआत करना। अल्लाह के नाम से शुरुआत करना। अब जब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था तो इसमें छात्रों को या छात्र को कुरान की आयतें दोहराई जाती थीं। बिस्मिल्लाह संस्कार में छात्र को कुरान की आयतें दोहराई जाती थीं इसमें। अब जब हम आगे और बात करें तो इसमें जो मेन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके आगे मौलवी छात्र के नैतिक विकास के लिए 2 किताबें रखता था। अब इसमें पहली किताब आती है बोस्ता और दूसरी आती गुलिस्तान। पहली आती है बोस्तान और दूसरी आती गुलिस्तान। और इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा की जो अवधि मानी जाती थी वो सामान्यतः 10 वर्ष की मानी जाती थी। सामान्यतः 10 वर्ष। अब इसमें हम आगे और चलें तो हमें उच्च शिक्षा के बारे में जानना होगा। अब जो उच्च शिक्षा के जो केंद्र बिंदु माने जाते थे वह माने जाते थे मदरसे। मदरसे को उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु कहा जाता था। अब जो मदरसा है, मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। इसका जो आशय निकाला जाता है वो व्याख्यान और भाषण देने से निकाला जाता है। मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। इसका आशय व्याख्यान और भाषण देने से निकाला जाता है। और जो उच्च शिक्षा थी इसमें कोई संस्कार नहीं होता था। जैसे उसमें प्रारंभिक शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, ऐसे उच्च शिक्षा में कोई संस्कार नहीं होता था। और इसमें शिक्षा का जो आधार माना जाता था वो व्यावसायिक को माना जाता था। अब इसमें हम और आगे बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्कार था नहीं और जो शिक्षा की जो अवधि थी वो अवधि 12 वर्ष कही जाती थी। ये हमने उच्च शिक्षा के बारे में जान लिया। अब हम आगे और बात करें इसमें तो मध्यकालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थाएं आती हैं, जिसमें पहली आती है दिल्ली, दूसरी आती है फतेहपुर सीकरी, तीसरी आती है आगरा, चौथी आती है जौनपुर, पांचवी आती है फिरोजाबाद और छठवीं आती है बीदर और अंतिम आती है बदायूं। आप ये सोच रहे होंगे कि मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को किस तरीके से हम याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया उसने कि मध्यकालीन शिक्षा की इनमें से कौन सी शिक्षण संस्थाएं थीं। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप ट्रिक के माध्यम से इसे अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे एग्जाम के समय। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है दिल्ली सीकरी आज फिर भी बंद। तो दिल्ली से तो आपका दिल्ली हो जाएगा, सीकरी से आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, आ से आपका आज आगरा हो जाएगा और जा से आपका जौनपुर हो जाएगा। जब फिर से बात करें तो फिर से आपका फिरोजाबाद हो जाएगा और बी से आपका
बींदर हो जाएगा और बंद से आपका बंदायु हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं। दिल्ली सीकरी आज फिर भी बंद। हम इसी के साथ एक अन्य बिंदु पर और चलें तो इसमें आता है प्रमुख उपाधियाँ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनते हैं इसके क्वेश्चन। कि इसमें पूछ लेता कि बताइए आमिल का अर्थ क्या है, या कुछ यह पूछ सकता है कि मध्यकालीन शिक्षा की कौन सी इसमें उपाधियाँ हैं। तो हम मध्यकालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख उपाधियों की बात करें तो पहली उपाधि आती है आमिल। आमिल का अर्थ निकाला जाता है इस्लाम धर्म में विशेष योगदान के लिए। काबिल का अर्थ होता है भाषा साहित्य में विशेष योगदान के लिए। और फाजिल का अर्थ होता है तर्क एवं दर्शन के क्षेत्र में। ये 3 प्रमुख उपाधियाँ थी मध्यकालीन शिक्षा में। और मेरे द्वारा आपको मध्यकालीन शिक्षा में जितने भी तथ्य बताए गए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको उस द्वारा वीडियो को देखने के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा ये आज मध्यकालीन शिक्षा के जितने भी तथ्यों के बारे में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें कि आपको कैसी लग रही है मेरे द्वारा कराई गई क्लास। और अब हम अगले पार्ट में इसके अंतिम बिंदु पर बात करेंगे अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।